नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे, सरकारी दिशा निर्देशों का भी पालन कर रहे होंगे और मास्क लगा रहे होंगे, सैनिटाइज़र का यूज कर रहे होंगे। ये सब ज़रूरी है, कोरोना काल है तो अभी बहुत ही आवश्यक है कि हम अपनी रक्षा करें, अपने समाज की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें और हम ही पर जिम्मेदारी है। तो चलिए ठीक है, ये सब बातें होती रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के विषय की ओर। और मैंने जैसा आपसे कहा था कि इतिहास के अलावा अब हम टिप्स और ट्रिक्स पर भी जाएंगे और राज व्यवस्था की शुरुआत करेंगे, अर्थात पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। तो आज पॉलिटी का पहला वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए स्वागत करता हूँ मैं चंद्रवर्धन, आपका अध्ययन इंफोटेनमेंट में, और शुरू करते हैं आज का अपना विषय। आज का हमारा विषय है राज व्यवस्था और हम लोग राज्य व्यवस्था के परिचय की ओर देखने जा रहे हैं। राज व्यवस्था का अर्थ होता है किसी राज्य की व्यवस्था, ठीक है, राज्य की व्यवस्था। और भारत को भी जो है अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक। तो हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि राज्य आखिर होता क्या है। जनरल भाषा में हम लोग राज्य किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, बंगाल है, इन सब को हम लोग जनरल भाषा में राज्य कहते हैं। लेकिन सही अर्थों में अगर देखा जाए तो राज्य जो होती है वो किसी समाज की राजनैतिक संरचना होती है। किसी समाज की राजनैतिक संरचना को हम लोग राज्य कहते हैं। और वस्तुतः अगर देखा जाए तो राज्य जो होता है वो एक अमूर्त अवधारणा है, एक अमूर्त अवधारणा है जिसको कि हम लोग समझ तो सकते हैं, अपने बौद्धिक विचारों के स्तर पर हम उसको समझ सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो राज्य क्या है? राज्य जो है किसी समाज की राजनीतिक संरचना है और एक अमूर्त अवधारणा है जिसको कि हम लोग समझ तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं कि भारत की सरकार है, मतलब केंद्र सरकार हो गई, प्रांतों की सरकार यानी कि राज्यों की सरकारें हो गई, फिर आपकी न्यायपालिका हो गई, विधायिका हो गई, फिर आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये सब मिला करके एक राज्य की संरचना करते हैं, ठीक है, एक राज्य का निर्माण करते हैं, ओके। उसके बाद अब हम लोग समझ चुके हैं कि राज्य क्या होता है। तो राज्य के जो है कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं, ठीक है, जिनमें हम लोग देखते हैं भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। और ये जो तत्व होते हैं ये अनिवार्य तत्व होते हैं, ठीक है। ये तत्व, इनमें से कोई भी एक तत्व अगर न हो तो हम उस समाज को या फिर उस राजनीतिक संरचना को राज्य नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तत्व अनिवार्य है। सबसे पहला तत्व जो है वो है भूभाग। कोई भी राज्य हो तो कुछ ऐसा क्षेत्र तो होना चाहिए जहाँ पर कोई सरकार हो जो कि अपना शासन व्यवस्था चला रही हो, ठीक है। तो एक क्षेत्र का होना जरूरी है, एक निश्चित क्षेत्र का जो होना जरूरी है, जिसको जो राज्य के लिए बहुत ही अनिवार्य तत्व है। अब जैसे कभी कभार क्या होता है कि जनसंख्या भी होती है, सरकार भी होती है और संप्रभुता भी होती है, लेकिन आपका क्या नहीं होता है? क्षेत्र नहीं होता है। जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं तिब्बत की निर्वासित सरकार। अब चीन ने जब तिब्बत पर अधिकार कर लिया अपना, तो क्या हुआ? तिब्बत के जो शरणार्थी थे या फिर तिब्बत की जो सरकारें थी, दलाई लामा सहित कहाँ आ गई? भारत में आ गई। भारत में दलाई लामा को धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में संरक्षण मिला और आज भी जो है उनकी निर्वासित सरकार जो है वो भारत में बनती है। आज भी जो है उनके प्रधानमंत्री, अभी हाल ही में जब चीन की घटना हुई है तो तिब्बत के जो निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री हैं वो विभिन्न चैनलों पर आकर के अपना मत रख रहे हैं चीन के बारे में, तिब्बत के बारे में। तो उनके प्रधानमंत्री आज भी हैं, उनकी सरकार आज भी है, ठीक है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? भूभाग नहीं है, ठीक। तो उनको हम लोग क्या कह सकते हैं? राज्य नहीं कह सकते।
नेक्स्ट में चलते हैं तो जनसंख्या। अब क्षेत्र हो और जनसंख्या न हो, क्षेत्र भी हो, सरकार भी हो, संप्रभुता भी हो, लेकिन जनसंख्या न हो तो राज्य की अवधारणा भी नहीं की सकती, राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ जनसंख्या तो होनी चाहिए जहां पर सरकार काम करे, ठीक है। तो यह भी जो है अनिवार्य तत्व है। तीसरा है सरकार। अब राज्य चलाने के लिए जो है एक व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि जो जनसंख्या है वो किसी खास संविधान या कानून के दायरे में रहे, ठीक है। तो एक न्याय व्यवस्था चलाने के लिए, एक अच्छा प्रशासन चलाने के लिए, एक शासन प्रणाली के लिए जो है वो सरकार की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। सरकार के बिना जो है राज्य अधूरा होता है। राज्य पर अगर सरकार का नियंत्रण न होगा या फिर सरकार अगर उसमें काम नहीं करेगी, कोई एक अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, तो वहाँ के लोग जो हैं वो क्या हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे। मतलब कि वहाँ कोई भी कानून व्यवस्था काम नहीं करेगी, वहाँ पर कोई भी प्रशासन काम नहीं करेगा और लोग जो है वो मनुष्य नहीं रह जाएंगे। कहने का मतलब ये है। अभी हाल ही में आप देख सकते हैं, जैसे अभी हाल ही में आपका अमेरिका में एक अश्वेत नागरिक जो है वो पुलिस के हाथों मारा गया और उसके बाद अश्वेतों ने क्या किया कि वहाँ पर रंग भेद के खिलाफ जो है आंदोलन खड़ा कर दिया और बहुत सारे प्रदर्शन वगैरह किए गए। तो जब भी प्रदर्शन किए गए तो क्या हुआ आपने देखा, जब तोड़फोड़ की गई, अनेक जो मॉल्स थे वहाँ से लोग क्या करके ले गए, सारे सामान वगैरह लूट करके ले गए। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रशासन जो है थोड़ी देर के लिए या फिर कुछ समय के लिए जो है प्रशासन नहीं था, कोई सरकार नहीं थी, ठीक है। सरकार होते हुए भी जो है सरकार ढंग से काम नहीं कर पाई, तो क्या हुआ, सारा लूट खसोट मच गया, पूरा व्यवस्था जो है वो बर्बाद हो गया। तो इसलिए जो है राज्य में सरकार भी आवश्यक है। सरकार नहीं होगी तो लोग क्या हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे, भीड़ तंत्र में बदल जाएगा सारा माहौल, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपकी संप्रभुता। राज्य के लिए संप्रभुता भी आवश्यक होती है। संप्रभुता का मतलब होता है कि अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो सरकार है, उस क्षेत्र में वो अपना सारा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। अपने हित में जितना भी निर्णय हो, किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हो, आर्थिक निर्णय हो, सामाजिक निर्णय हो, विदेशी निर्णय हो, विदेशी व्यवस्था से संबंधित निर्णय हो, किसी भी प्रकार का सीमा से संबंधित निर्णय हो, किसी भी प्रकार का जो निर्णय हो वो बिना दबाव के, बिना किसी अन्य तत्वों के दबाव के वो अपने हित में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक। तो उसको कहते हैं संप्रभुता। तो यह भी जो है एक राज्य के लिए आवश्यक होती है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि आज़ादी से पहले के भारत को देख लीजिए आप, हमारे पास क्षेत्र भी था, हमारा पूरा भारत था, हमारे पास जनसंख्या भी थी, ठीक है, सरकार भी थी। सरकार किसकी थी? सरकार हमारी खुद की चुनी हुई सरकार थी, मतलब कि हम लोगों ने सरकार चुनी भी थी, आंतरिक सरकार थी भारत की, अंतरिम सरकार जो काम करती थी, ठीक है। लेकिन आज़ादी से जस्ट पहले की मैं बात कर रहा हूँ तो अंतरिम सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। तो जो अंतरिम सरकार थी वो बिना अंग्रेजी सरकार के मतलब उसके सहमति के अपना फैसला जो है अपने हित में नहीं ले सकती थी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या नहीं थी, संप्रभुता नहीं थी, इसलिए उस समय के शासन को हम लोग पूर्णतया राज्य नहीं कह सकते, ठीक। तो राज्य के जो तत्व हैं ये भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है। ये चारों अनिवार्य तत्व हैं, ठीक है। ये वैकल्पिक तत्व नहीं है, इनमें से एक भी तत्व अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग राज्य नहीं कह सकते, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि हमें राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि एक राज्य का ढांचा जो होता है वही सभी मनुष्यों को एक कानून व्यवस्था के अंतर्गत ले आता है, ठीक है। एक जो व्यवस्था होती है, कानून की व्यवस्था होती है, उसके अंतर्गत एक राज्य का ढांचा ही सभी मनुष्यों को ले आता है और सभी मनुष्य जो है उस क्रम में असुरक्षा से मुक्त होकर के और अपना सहज जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपना जिस प्रकार का कर्म करेंगे उस प्रकार से उनका विकास हो सकता है, ठीक है। तो एक राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए होती है। मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनाने के लिए, बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनाने के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था जो है, एक अंकुश, एक प्रकार का जो कानून व्यवस्था का एक अंकुश है वो आवश्यक होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग देख लें तो अगर राज्य नहीं होगा तो क्या होगा,
जो ताकतवर लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वो क्या करेंगे, कमजोरों का शोषण करना शुरू कर देंगे। वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर कुलीन तंत्र की स्थापना हो जाएगी या धन तंत्र का राज होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कुलीन तंत्र क्या होता है, धन तंत्र क्या होता है, आगे इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो समझने की बात यह है कि अगर राज्य का नियंत्रण नहीं होगा, कानून व्यवस्था नहीं होगी, तो क्या होगा, जो धनी लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो कमजोरों का शोषण करना प्रारंभ कर देंगे। और उस समय क्या होगा कि समाज के हर वर्ग को, जो भी हाशिए पर के लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में आने का अवसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए भी जो है आपका राजनीतिक व्यवस्था अनिवार्य है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो प्राचीन से प्राचीन सभ्यता को देख ले आप, सिंधु सभ्यता को देख ले, या फिर उसके बाद की जितनी भी सभ्यता है, वैदिक काल देख लें आप, मौर्य काल देख लें आप, दिल्ली सल्तनत देख लें, गुप्त काल देख लें, मुगल व्यवस्था देख लें, अंग्रेजी शासन देख लें, किसी भी आप काल में चले जाएं तो वहाँ पर एक ना एक, किसी न किसी रूप में एक जो आपकी शासन प्रणाली है या फिर आपकी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो उपस्थित जरूर होती है। हो सकता है वो मोनार्ची ठीक है, वो राजतंत्र हो सकता है वो लोकतंत्र हो सकता है कि वो आपका थियोक्रेसी हो, मतलब कि धर्मतंत्र हो सकता है वो एरिस्टोक्रेसी हो, मतलब कुलीन तंत्र हो, लेकिन एक प्रकार की शासन व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था हमेशा से उपलब्ध रहती है हर सभ्यता में, हर काल में, ठीक है, और हर प्रशासन में। तो अब अगर हम भारत के संदर्भ में देख लें तो भारत के संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है, तो भारत जो है उसमें अभी राष्ट्र निर्माण का कार्य चल रहा है। हम लोग क्या है, हम लोग विकसित देश नहीं है, हम लोग एक विकासशील देश है, ठीक है। तो विकासशील देशों के समक्ष जो होती है वो अनेक प्रकार की चुनौतियां होती है, विदेशी चुनौतियां होती हैं, या फिर जो हमारे हित हैं, हमारे राष्ट्र के हित हैं, उनको प्रभावित करने वाली बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। देशद्रोही तत्व बहुत सारे होते हैं जो कि चुनौतियां अक्सर खड़ी करते रहते हैं। तो इसलिए चूंकि हम लोग राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसलिए एक सरकार की आवश्यकता है जो कि उन चुनौतियों का अच्छे तरीके से सामना कर सके और जो देशद्रोही तत्व है या फिर जो हमारे हित के विरोधी तत्व हैं उनसे वो निपट सके। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा। तो अगर एक सरकार नहीं होगी, अगर एक शासन व्यवस्था, एक राजनीतिक व्यवस्था हमारे देश में नहीं होगी, तो जो आंतरिक संकट होंगे, जैसे कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग आतंकवाद के दौर से गुजर रहे हैं। हमारा पड़ोसी जो है हमारे खिलाफ जो है आतंकी साजिश रचता रहता है। जम्मू कश्मीर की स्थिति देख सकते हैं, खास करके कश्मीर की स्थिति आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा माओवाद है, आपका जो है उग्रवाद है, ये सब भी जो है अभी हमारे आंतरिक सुरक्षा में, आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, कभी भूकंप आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी आपका प्रलय आ जाता है। तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं होती है, कभी सूखा आ जाता है, तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं होती है, जो अभी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां होती है, उनसे निपटने के लिए एक शासन प्रणाली आवश्यक है, एक राजनीतिक प्रणाली आवश्यक है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, आंतरिक सुरक्षा। तीसरा हो गया कि कल्याणकारी राज्य। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है हमारा, जो कि आपका भाग 4 में संविधान में दिया हुआ है, आपका 36 से 51 तक जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत आपका जो नीति निर्देशक तत्व दिया हुआ है, उसमें भी आपका ऐसा कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य का विकास, ठीक है। तो जो हमारी जो सरकार है या फिर हमारा जो देश है, उसकी सरकार कैसी होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी हाशिए पर के परे लोग हैं, जो मतलब विकास की गति में सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो है एक कल्याणकारी सरकार की आवश्यकता तो ज़रूर है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो शोषित वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, महिलाएं हैं, जिनको अभी तक समानता का अधिकार नहीं मिला है, उन सबको जो है सही राह पर लाने के लिए, उनको मतलब समानता का अधिकार दिलाने के लिए, उनको विकास का समान अवसर देने के लिए किसकी आवश्यकता है, सरकार की आवश्यकता है, ताकि अलग अलग जो गरीब लोग हैं उनको जो है स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, उनको शिक्षा की सुविधा मिल सके, ठीक है। तो इन सब के लिए जो भी अनिवार्य तत्व हैं, जीवन जीने के लिए जो भी अनिवार्य तत्व हैं, उनकी सुविधाएं जो
समाज के सबसे वंचित वर्ग हैं उन तक भी पहुंच सके, इसके लिए क्या जरूरी है? कल्याणकारी राज्य जरूरी है, और कल्याणकारी राज्य के लिए जो है आपका एक राजनीतिक संरचना जरूरी है। नेक्स्ट, हित समूह। हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारे हित समूह हैं, जैसे आपके श्रमिक संगठन हो गए, विभिन्न एनजीओज हो गए, राजनीतिक दल हो गए, आपके व्यापारी वर्ग हो गए, अनेक तरह के संगठन हैं, वर्ग हैं, अनेक प्रकार के जो है हमारे देश में आपके सामाजिक विविधताएं हैं। तो हर एक जो हित समूह है, अलग अलग सबका हित है और उनके हित आपस में टकराते भी रहते हैं। बहुत सारे धार्मिक वर्ग हैं हमारे यहाँ में, तो वहाँ पर जो है धार्मिक हित या फिर किसी सामाजिक हित या फिर वित्तीय हित जो है आपस में टकराते रहते हैं। तो उनको एक साथ लेकर के चलने के लिए भी जो है आपकी राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, वरना सब क्या होगा, आपस में लड़कट के मर जाएंगे। ठीक है, तो राज्य रहेगा ही नहीं, ना जनसंख्या रहेगी, ना क्षेत्र रहेगा, ना राज्य रहेगा। कोई दूसरा देश जो है उस पर अधिकार कर लेगा, यहाँ का जो है आपका मनभेद का या फिर मतभेद का फायदा उठा करके। ठीक, तो इसके लिए भी जो है आपके राज्य की आवश्यकता है, ताकि विभिन्न जो हित समूह हैं उनको आपस में एक साथ लेकर के राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ आगे बढ़ा जा सके। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक परिवर्तन। हमारा देश जो है वो सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अब जो है जो बहुत सालों से, बहुत सदियों से जो वंचित लोग हैं वो भी धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, गरीबी रेखा से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, अपना अधिकार मांगने लगे हैं, शिक्षा का अधिकार उनको मिला है, तो वो शिक्षित होकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो अपना अधिकार समझने लगे हैं। ठीक है, अब वो नहीं चाहते कि मतलब हाथ से उनको मैला साफ करना पड़े या फिर मैलों की टोकरी जो है वो सर पर लेकर के घूमना पड़े। उनको भी जीवन का अधिकार है, उनको भी सारा अधिकार प्राप्त है, मूल अधिकार प्राप्त है, मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो क्यों ऐसा हो कि एक समाज का जो वर्ग है वो एकदम ऐश में रहे और दूसरा वर्ग जो है उसकी गुलामी करता रहे। तो ये सब जो प्रथाएं हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रही हैं। अभी जस्ट आपने देखा ट्रिपल तलाक की प्रथा समाप्त हुई है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तनों का दौर चल रहा है हमारे देश में, और इस क्रम में जो है एक सरकार की आवश्यकता होती है जो उन गरीबों का, उन वंचितों का हाथ थाम करके उनको आगे बढ़ा सके। ठीक, तो इसके लिए भी जो है भारत में सरकार की या फिर राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, अगर मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और ये मेंस का ही क्वेश्चन है, तो इसमें जो है आप लोग अच्छे से डील इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शासन के अंग। अब हम लोगों ने देख लिया कि शासन व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो अब हम लोग देख लेते हैं शासन के अंग। ठीक है, अब शासन के अंग में हम लोग जैसा जानते हैं कि पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो विधायिका के बारे में आप लोग जानते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कानून बनाना होता है। हमारे देश में की बात अगर कर ले तो हमारा जो है संसदीय प्रणाली है और इसमें जो है आपका संघात्मक ढांचा है। तो राज्य की विधायिका अलग होती है और केंद्र की विधायिका अलग होती है। अगर केंद्र की विधायिका की बात कर लें तो हमारा लोकसभा है, जिसको कि जनसभा भी कहते हैं, आपका लोकप्रिय सभा भी कहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा है और एक है आपकी राज्यसभा, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और समाज के कुछ जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको जो है कानून की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर राज्यसभा के माध्यम से दिया जाता है। तो हमारा लोकसभा है और राज्यसभा है। उसी प्रकार से राज्यों के स्तर पर देख ले तो आपकी विधानसभा है और विधान परिषद है। अधिकतर जो आपके राज्य हैं उसमें केवल एक ही सदन होता है, विधानसभा होती है, लेकिन अनेक ऐसे भी राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है, जो कि बड़े बड़े राज्य हैं। ठीक, तो इस प्रकार से विधायिका है जिसका काम होता है कानून बनाना। ठीक है, और ये कौन से लोग होते हैं, तो ये इनको चुन करके भेजा जाता है, भारत की जनता के द्वारा इनको जो है चुन करके भेजा जाता है लोकसभा में। ठीक है, और लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो मिलकर के चुनते हैं राज्यसभा के प्रतिनिधियों को। ठीक है, और उसमें और भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है, तो वो हम लोग राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे जो भी है। लेकिन फिलहाल विधायिका से तात्पर्य यह है कि वह शासन का वह अंग जो कानून बनाता है। ठीक है, उसको हम लोग विधायिका कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें
तो हम लोग चलते हैं कार्यपालिका की ओर। कार्यपालिका का मेन काम होता है कि विधायिका ने जो कानून बनाया है उसको व्यवहारिक तौर पर मतलब जमीन पर उतारा जाए, उस कानून का पालन किया जाए या फिर कराया जाए, ठीक है। और कार्यपालिका भी जो होती है वो विधायिका से ही चुनी जाती है हमारे देश में, ठीक, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत, तो उसको भी देखेंगे आगे। कार्यपालिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली हो गई राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है, इसको सरकार इसको जनता जो है वो चुन करके भेजती है, ठीक है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है और उन्हीं प्रतिनिधियों में से जो है ये राजनीतिक कार्यपालिका चुनी जाती है। जो जिन प्रतिनिधियों का, जिस दल का जो है बहुमत ज़्यादा होता है, मतलब 50% से अधिक उसमें होता है, या फिर अनेक दल, अगर एक दल का बहुमत नहीं है तो अनेक दल मिलकर के अपना बहुमत सिद्ध करते हैं और उसके बाद एक नेता चुनते हैं जो कि आपका कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। तो इसी प्रकार से आगे की प्रक्रिया चलती है। लेकिन ये जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें जो है जनता अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजती है। और दूसरी है अस्थाई, तो इसको जनता नहीं चुनती है, इसका जो है योग्यता के आधार पर इसका चयन होता है, जिसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, ठीक है। तो संघ लोक सेवा की आयोग की परीक्षा हो गई या फिर आपके विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो गई, उनसे चुन करके जो जाते हैं उनको हम लोग अस्थाई कार्यपालिका में स्थान देते हैं, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है, मतलब कि 60 वर्ष 65 वर्ष जो भी हो, तो इनका जो है कार्यकाल निश्चित होता है कि इतनी अवधि के लिए ये काम करेंगे। राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है इसका कोई भी आपका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। वैसे 5 साल बोला जाता है अगर सामान्य परिस्थिति रही तो, लेकिन अगर बहुमत खो देती है सरकार तो फिर उसका विघटन भी हो सकता है लोकसभा का, और ये राजनीतिक कार्यपालिका जो है वो समाप्त हो सकती है। फिर दोबारा चुनाव होगा तो फिर से राजनीतिक कार्यपालिका का गठन होगा, लेकिन अस्थाई जो है उसका निश्चित कार्यकाल होता है, ठीक। अब देखते हैं राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, ठीक। पहली है आपकी अध्यक्षीय, दूसरी है संसदीय, तीसरी है दोहरी और चौथी है बहुल्य, मतलब प्लूरल, ठीक। अब देखते हैं अध्यक्षीय जो कार्यपालिका होती है उसमें क्या होता है कि जनता या फिर जनता के चुने हुए जो निर्वाचक मंडल होते हैं वो राष्ट्रपति का चयन करते हैं, ठीक है। वो राष्ट्रपति का चयन करते हैं। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होता है या राष्ट्रपति होता है वो जनता की पसंद से चुना जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अध्यक्षीय प्रणाली। और इसमें क्या होता है कि जो चुने जाते हैं राष्ट्रपति वही जो है वास्तविक प्रधान भी होते हैं कार्यपालिका के, ठीक। वही वास्तविक प्रधान भी होते हैं कार्यपालिका के, और वो क्या होते हैं कि विधायिका से स्वतंत्र होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि विधायिका जो है उसी से आपका राष्ट्रपति का चयन हो, विधायिका का चयन अलग होता है और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण है हम लोग अमेरिकी चुनाव में देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर विधायिका का चुनाव अलग से होता है और राष्ट्रपति का चुनाव अलग से होता है, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्य के वास्तविक प्रमुख होते हैं, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है मंत्रिमंडल जो होता है, जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसमें मंत्रिमंडल जो होता है वो भी जरूरी नहीं है कि विधायिका से ही चुना जाए, ठीक है, या फिर जो जनता ने चुन करके भेजा है उसी से चुना जाए। वो राष्ट्रपति अपनी मर्जी के हिसाब से जो है वो अपने मंत्रिमंडल का चुनाव कर सकते हैं। योग्य व्यक्तियों को चुनना चाहे या फिर किसी भी व्यक्ति को चुनना चाहे वो अपने मंत्रिमंडल में चुन सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा संसदीय प्रणाली, जिसको कि भारत ने अपनाया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है और उन्हीं प्रतिनिधियों में से जो है एक नेता चुना, उन्हीं प्रतिनिधियों में से जो जिस दल का बहुमत होता है उस दल के लोग जो है अपने में से एक नेता को चुन लेते हैं, और वही नेता जो होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री कहलाता है। और संसदीय प्रणाली में जो आपके संसदीय प्रमुख होते हैं जो कि राष्ट्रपति हैं वो वास्तविक प्रधान नहीं होते हैं, ठीक। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या फिर बहुमत प्राप्त गठबंधन का नेता होता है, ठीक।
तो इस प्रकार से आप अध्यक्षीय और संसदीय प्रणाली का अंतर समझ गए। और संसदीय प्रणाली का उदाहरण कौन आप दे सकते हैं? आप भारत को दे सकते हैं, आप इंग्लैंड को दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका दोहरी शासन प्रणाली। इसका उदाहरण हमें कहाँ से देखने को मिलता है? फ्रांस से देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के बीच जो है वो कार्यपालिका की शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, किसी को ज़्यादा हो सकता है, किसी को कम हो सकता है, लेकिन दोनों के प्रति दोनों में जो है शक्तियों का बंटवारा किया हुआ रहता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है या प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो ऐसी व्यवस्था जो है वो फ्रांस में लागू है। ठीक है, इसमें जो है दोहरी राजनीतिक कार्यपालिका में क्या है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अमेरिकी प्रणाली के अनुसार होता है, और जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो संसदीय प्रणाली यानी कि भारतीय प्रणाली के, भारतीय या फिर इंग्लैंड की प्रणाली जो कह सकते हैं उस प्रणाली के हिसाब से होता है। ठीक, तो ये हो गई आपकी दोहरी प्रणाली। अब आते हैं हम लोग बहुल यानी कि प्लूरल राजनीतिक एग्जीक्यूटिव। ठीक है, प्लूरल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका जो है जो कार्यपालिका होती है इसमें अनेक लोग होते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका। ठीक है, इसमें 7 लोग होते हैं। ठीक, और उसमें कोई भी हर एक की जो शक्ति होती है वो बराबर होती है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी शक्ति ज़्यादा है या मेरी शक्ति कम है। 7 लोग होते हैं और 7 की शक्तियाँ जो है वो बराबर होती हैं, और उन्हीं में से आपस में से जो है प्रमुख का चुनाव किया जाता है। लेकिन प्रमुख की भी शक्ति जो होती है सभी के बराबर ही होती है, अलग से नहीं होती है। बारी बारी रोटेशन के आधार पर उन्हीं 7 लोगों में से प्रमुख का चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग प्लूरल प्रणाली, जो कि आपकी स्विट्जरलैंड में कह सकते हैं आप है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग न्यायपालिका की ओर। तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है विधायिका के द्वारा निर्मित जो कानून है उनके आधार पर विवादों का निपटारा करना न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है। लेकिन आज के दौर में हम लोग देखते हैं तो पिछले कुछ सालों से, लगभग 10-20 सालों से, न्यायपालिका जो है वो एक प्रकार से विधायिका का भी कार्य करने लगी है। विभिन्न मामलों में PILs के आधार पर या फिर अन्य आधार पर जो है न्यायपालिका ने अनेक प्रकार के कानूनों का निर्माण किया है, या फिर उन कानूनों का वो किया है, मतलब कि उन कानूनों को रद्द घोषित किया है जो संसद ने बनाए थे, और फिर उसका विरोध किया गया या फिर उस पर पुनर्विचार याचिका दायर हुई। तो इस प्रकार से जो है हम लोग देख सकते हैं कि विधायिका का भी काम जो है कभी कभार न्यायपालिका करने लगी है आज के दौर में। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग देख लेते हैं कानून या विधि के प्रकार। अच्छा, न्यायपालिका का और भी कार्य क्या है? तो न्यायपालिका जो होती है, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो न्यायपालिका जो होती है वो आपके मौलिक अधिकार का संरक्षण भी करती है। ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। आपको किसको बोला जाता है? न्यायपालिका को बोला जाता है, खास करके सर्वोच्च न्यायालय को बोला जाता है। इसके अलावा न्यायपालिका जो होती है विभिन्न प्रकार की याचिकाओं पर सुनवाई भी करती है। जो आपके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होते हैं, जो याचिकाएं होती हैं उन पर भी सुनवाई करती है। तीसरा कि संविधान की व्याख्या भी करती है। संविधान में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि मतलब ठीक से व्याख्या जिनकी नहीं की गई है या फिर जिन पर कभी मतभेद होता है, तो उनकी जो व्याख्या करने का काम है वो भी न्यायपालिका हमारे यहाँ भारत में करती है। ठीक, तो न्यायपालिका भी जो है वो शासन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अब हम लोग देख लेते हैं कानून या विधि के प्रकार। कानून या विधि के 4 प्रकार होते हैं। पहला है सकारात्मक विधि, दूसरा है प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि, तीसरा है आपका लोक विधि, और चौथा है ईश्वरीय विधि। ठीक, सकारात्मक विधि में क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर के आपका एक कानून बनाते हैं। कुछ लोग मिलकर के एक कानून बनाते हैं और उसी कानून के हिसाब से राज्य चलता है। जैसे भारत में जो विधायिका है उसमें कुछ लोग मिलकर के, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति की अनुमति से कानून बनाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सकारात्मक विधि कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि, जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त है। जैसे मान लिया सांस लेने की जो प्रक्रिया है ये तो प्राकृतिक है। अब कोई सरकार यदि चाहे कि हाँ भाई कानून बना देते हैं और बोलते हैं कि भाई किसी को भी सांस लेने का अधिकार नहीं है, तो क्या ये मान्य होगा? नहीं होगा मान्य। तो इसीलिए इस प्रकार की जो विधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक विधि। या फिर अगर कोई
जो सरकार है, कोई सरकार हमारे यहाँ चुन करके आ गई और वो कहती है कि भाई हमारा तो बहुमत है, लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत है, हम क्या करते हैं कानून बना देते हैं कि हमारी जो सरकार है वो अस्थायी रहेगी, आज के बाद चुनाव होगा ही नहीं होगा। ठीक, तो ऐसा क्या कभी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। उस समय क्या करेगी, जो न्यायपालिका है उस पर रोक लगा देगी, उस आदेश पर रोक लगा देगी, उस कानून को रद्द कर देगी। ठीक, तो ऐसे जो कानून होते हैं, ऐसे जो विधियाँ होती हैं, उनको हम लोग प्राकृतिक विधि कहते हैं, जिनको कि सकारात्मक विधि के द्वारा बदला नहीं जा सकता या फिर उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोक विधि। बहुत सारे देशों में ऐसी भावना होती है कि मतलब जो चीज़ें पारंपरिक तौर पर बहुत सालों से चलती आ रही हैं उसी को कानून का रूप दे दिया जाता है। जैसे इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं और उसी को जो है मान्यता दे दी जाती है। ठीक, तो उसको बोलते हैं लोक विधि, जो कि जनता में पॉपुलर होती है और वर्षों से चली आ रही होती है। ठीक, तो वैसे कानून जो होते हैं लोक विधि के अंतर्गत आते हैं। चौथा है आपका ईश्वरीय विधि। तो ऐसे कानून होते हैं इसके अंतर्गत जिसमें कि आपका कोई धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, या फिर कोई महान धार्मिक पुरुष है जिसको कि पूरा राज्य मानता हो और उसके जो कहे हुए कथन है उन्हीं को कानून का रूप दे दिया जाता है। जैसे अरब वगैरह में होता है आपका, जो आपके रसूल होते हैं, अल्लाह के रसूल होते हैं, या फिर जो इस्लामिक कानून है उसके हिसाब से आपका काम किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ईश्वरीय विधि। अब हम लोग भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में हम लोगों ने सकारात्मक विधि को अपनाया हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ सकारात्मक विधि के हिसाब से कानून बनते हैं, लेकिन कुछ हद तक आपका प्राकृतिक विधि को भी अपनाया गया है, लोक विधि को भी अपनाया गया है। ठीक है, और ईश्वरीय विधि जो है वो अपनाया तो नहीं गया है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कभी कभार इस्तेमाल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो कुछ प्रथाएं जो हैं वो हमारे समाज में प्रचलित हैं, जिनको कि कानून का दर्जा तो नहीं प्राप्त है, लेकिन एक प्रकार से वो उनको कानून ही माना जाता है। जैसे कुछ समय पहले तक आप देख सकते हैं ट्रिपल तलाक। ठीक है, ये प्रथा चली आ रही थी, लेकिन इसको गैर कानूनी नहीं किया गया था। अभी जा कर के कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी करार दिया है, लेकिन अभी भी जो है हलाला की प्रथा जो है वो एक प्रकार से चलती ही आ रही है। ठीक है, और भी बहुत सारे धर्म हैं जिनमें अलग अलग प्रथाएं हैं जो कि अपने हिसाब से चलती आ रही है। ठीक है, कुछ प्रथाएं ऐसी भी हैं जिनको गैर कानूनी बता दिया गया है लेकिन फिर भी विद्यमान है, जैसे दहेज प्रथा है, आपका बाल विवाह की प्रथा है। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रथाएं जो हैं उनको गैर कानूनी करार दे दिया गया है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक तौर पर ये है और सरकारें भी जानती हैं, पुलिस भी जानती है, प्रशासन भी जानती है, न्यायालय भी जानती है कि ये व्यवस्था है, लेकिन चलती आ रही है। गैर कानूनी है लेकिन चलती आ रही है। अगर किसी ने केस किया तो ठीक है, नहीं किया तो बस चलती आ रही है। ठीक, तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो हमारे सरकार मतलब कानूनी तौर पर तो नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमारे समाज में देखी जाती है। उसी प्रकार से ईश्वरीय विधि है, तो इसमें भी जो है आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून ले सकते हैं आप। बहुत सारे अन्य धर्मों के लिए भी कानून है, जो कि कानून मतलब आपके संविधान के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन चलते आ रहे हैं धार्मिक स्थिति के हिसाब से चलते आ रहे हैं, अपने आपके कुरान के हिसाब से, या फिर हिंदू धर्म में भी पहले हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड भी हुआ करता था, मतलब कि हिंदुओं के अनुसार भी कानून हुआ करते थे, तो वो चलते आ रहे थे। तो हम लोग संविधान के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन इन सब के थोड़े बहुत अंश जो हैं वो विद्यमान हैं व्यवहारिक तौर पर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राकृतिक न्याय की धारणा। तो प्राकृतिक न्याय की जो धारणा है वो कह सकते हैं हम लोग कि पारदर्शिता पर अधिक ध्यान देती है। पहले क्या हुआ करता था कि व्यक्ति का महत्व नहीं था। ठीक है, जो आम जनता है उसका महत्व अधिक नहीं था। जो राजा कह देता था वही शासन हो जाता था। राजा की इच्छा भी अगर कुछ हो गई तो वही जो है कानून का रूप ले लेता था। लेकिन आज के डेट में जब हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, या फिर अधिकतर विश्व के जो देश हैं वो लोकतंत्र को अपना चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में एक साधारण इंसान का जो महत्व है वो बहुत अधिक हो गया है, और इसलिए कानून को पारदर्शी होना जरूरी है। ठीक, तो पारदर्शिता की जो अवधारणा है उसी को हम लोग कहते हैं आपका प्राकृतिक न्याय की धारणा, जो कि न्याय की पारदर्शिता पर बल देती है आपकी। ठीक है, और
अब जो है प्राकृतिक न्याय की अवधारणा जो है वो पारदर्शिता को महत्व देती है, यह गतिशील होती है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक न्याय की जो अवधारणा होती है वो गतिशील होती है और समय के साथ साथ बदलती रहती है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के अंतर्गत जो है अनेक प्रकार की पारदर्शिता से संबंधित उपाय किए गए हैं। जैसे अगर कोई अभियुक्त है तो या फिर कोई आरोपी है तो न्यायालय में उसको अपना पक्ष रखने की इजाज़त दी जाती है, वो अपना पक्ष रखता है। और जो न्यायाधीश है उससे भी यह किया जाता है, यह अपेक्षा की जाती है कि वह दोनों पक्षों का जो मत है या फिर जो सबूत है उसको अच्छी तरह से सुने, उसके बाद निर्णय दे। ठीक है। इसके अलावा जो होता है आपका जो न्यायाधीश है उससे यह अपेक्षा की जाती है या फिर कि वह अपना जितना भी पूर्वाग्रह है या फिर अपने जो उसके विचार है, राजनीतिक विचार हो या किसी प्रकार के विचार हो, किसी धर्म से संबंधित रखता हो तो धार्मिक विचार भी हो सकते हैं, तो इस प्रकार के कोई भी अगर विचार है या फिर किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह है, ठीक है, तो उसको जो है उससे न्याय में जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लिया कि अगर हिंदू धर्म से संबंधित कोई मुद्दा है, मान लिया राम मंदिर का मुद्दा है, उस पर कोई अगर मुस्लिम जज की नियुक्ति की गई है तो वो जो है अपना मत के आधार पर राम मंदिर को इजाज़त ना दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से कोई मुस्लिम मामला है और उसमें कोई हिंदू जज है तो वो अपना जो है पूर्वाग्रह के आधार पर या फिर अपनी धार्मिक मान्यता के आधार पर वो निर्णय सही न दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या है कि जो भी निर्णय दिया जाता है उसका ठोस आधार होता है, सबूतों के आधार पर ही निर्णय दिया जाता है। केवल निर्णय नहीं सुना दिया जाता है बल्कि निर्णय में यह भी लिखा जाता है कि आखिर यह निर्णय देने के पीछे कारण क्या है। ठीक। उसके बाद है आपका कि व्यक्ति को अपने खिलाफ जो है गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति हो उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह भी आपकी न्यायिक पारदर्शिता का ही उदाहरण है। ठीक। ओके, तो यह है आपकी प्राकृतिक न्याय की अवधारणा, ठीक है, जो कि न्याय की पारदर्शिता पर बल देती है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं न्यायिक सक्रियतावाद। न्यायिक सक्रियतावाद क्या होता है? तो न्यायिक सक्रियतावाद वही जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आजकल जो है न्यायपालिका जो है वो विधायिका का भी काम करने लगी है। विभिन्न प्रकार के PILs के आधार पर जो है कानूनों का पुनरीक्षण किया जाता है, संविधान की व्याख्या की जाती है, विभिन्न कानूनों को रद्द किया जाता है और अनेक नए कानून भी न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए हैं। पर्यावरण के हित में बहुत सारे निर्णय दिए गए हैं इस प्रकार के, जिनको कि हरित न्यायाधिकरण कहते हैं, आपका ग्रीन बेंच कहते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के निर्णय दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के, अभी हाल ही में आपका देखिए कि जगन्नाथ रथ यात्रा निकलने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार उसको कोरोना के कारण रद्द कर दिया, क्योंकि PIL में बताया गया था कि भाई बहुत सारे लोग जुट सकते हैं। ठीक, तो ये साधारण बात है, अभी का उदाहरण आप देख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियतावाद जो है, न्यायिक सक्रियता जो है वो भारत में बढ़ी है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग तो देखते हैं शासन प्रणालियों के विविध रूप। ठीक, इसमें अनेक प्रकार के आधार पर जो है शासन प्रणाली को बांटा जा सकता है। जैसे पहला है आपका शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है 3 भाग में विभाजन किया गया है आपका शासन प्रणाली का। पहला है आपका राजतंत्र या फिर तानाशाही, जिसको हम लोग मोनार्ची कह सकते हैं या फिर आपका डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। दूसरा है आपका अल्पतंत्र, ठीक है, ओलिगोकार्ची कहते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार से अंग्रेजी होता है कुछ, ओलिगोकार्ची या फिर कुछ। नेक्स्ट है लोकतंत्र, लोकतंत्र डेमोक्रेसी हम लोग सब लोग जानते हैं। तो राजतंत्र में क्या होता है या तानाशाही में क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो राज्य का प्रधान होता है और उसी का चलता है। ठीक है, उसने अगर कोई इच्छा भी कर दी तो वो शासन बन जाता है। जैसे अभी आप देख सकते हो उत्तर कोरिया में तानाशाही चल रही है भाई। अब किम जोंग युंग सवेरे सवेरे उठ कर के बोले कि भाई चाउमीन, आज से उत्तर कोरिया में चाउमीन ही केवल खाया जाएगा। ठीक है, चाइना के वैसे भी वो मित्र हैं, तो भाई वो उठ कर के सवेरे सवेरे बोल दे कि पूरे देश में केवल जो है चाउमीन ही खाया जाएगा, तो बस वो कानून बन जाता है। अगले दिन से केवल और केवल चाउमीन बनेगा, खाते रहो।
तो इस प्रकार का जो शासन होता है उसको डिक्टेटरशिप कहा जा सकता है। इतिहास में आप लोग हिटलर का नाम सुने होंगे, मुसोलिनी का नाम सुने होंगे, ठीक है, सद्दाम हुसैन का नाम सुने होंगे जो इराक का था, जिसको अमेरिका ने मारा। तो ये जो है आपका राजतंत्र या तानाशाही होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति का चलता है। ठीक, राजतंत्र में आपका एक राजा होता है, उसी का चलता है। जैसे पुराने समय में हमारे यहाँ होती थी, राजशाही होती थी, कश्मीर का राजा होता था, हैदराबाद का नवाब निजाम होता था, आपका लखनऊ का नवाब होता था, अनेक प्रकार के राजा थे जिनका शासन चलता था। ठीक, नेक्स्ट है आपके अल्पतंत्र। अल्पतंत्र में क्या होता है कि एक किसी गुट का शासन होता है। अल्पतंत्र या गुट तंत्र भी इसको कहते हैं। कुछ गुट मिल करके और वही शासन चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्पतंत्र या गुट तंत्र बोलते हैं। ठीक है, राज्य का शासन कुछ एक समूह के हाथ में होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका लोकतंत्र। तो इसमें जो है जनता की प्रधानता होती है। जनता जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से खुद ही शासन करती है, मतलब जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जिसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो इसके बारे में तो अच्छी तरीके समझते हैं। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा राज्य व्यवस्था का, उसमें हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे और लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्राइटेरिया है वो है शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर। ठीक है, अब इसमें जो है आपका धर्मतंत्र है, राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है और लोकतंत्र है। धर्मतंत्र जिसको हम लोग थियोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई एक धार्मिक पुस्तक है या फिर धार्मिक नेता है, उसने जो कह दिया वही शासन होता है, वही कानून होता है और उसी के हिसाब से जो है राज्य चलता है। ठीक है, तो ऐसा जो शासन होता है उसको धर्मतंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं तिब्बत में, देख सकते हैं तिब्बत में जो है धर्म का शासन था, या फिर पुराने काल में पुनर्जागरण से पहले जो है आप यूरोप के विभिन्न देशों में देख सकते हैं, तो वो उस समय जो है वो धर्मतंत्र था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अभी भी जो है वेटिकन वगैरह में आपका धर्मतंत्र चलता है। वहाँ पर जो चर्च के प्रमुख होते हैं वही आप उन्हीं के हिसाब से शासन चलता है। नेक्स्ट है आपका राजतंत्र। तो राजतंत्र आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं, जिसमें कि किसी एक आदमी का शासन चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुलीन तंत्र, जिसको हम लोग एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो ये जो है आप वही ये भी जो है आप पूरा पुनर्जागरण से पहले जो है आप देख सकते हैं रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सब जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एरिस्टोक्रेसी क्या होता है। इसमें भी जो है कुछ कुलीन वर्ग के लोग, कुछ धनी वर्ग के लोग या फिर जो संभ्रांत लोग माने जाते थे, उच्च वर्ग के, समाज के उच्च वर्ग के लोग जो माने जाते थे, उन्हीं को शासन का अधिकार होता था और उसी में से जो है कोई ना कोई शासन चलाता था। ठीक है, तो कुलीन वर्गों का शासन हुआ करता था और जो निम्न वर्ग के लोग थे वो हाशिए पर छोड़ दिए जाते थे, या फिर जिस प्रकार से कुलीन वर्ग चाहे उनके साथ व्यवहार करते थे, कभी दास बनाते थे, कभी उन पर जोर जुल्म करते थे, कोई भी मतलब उनके लिए समाज के हाशिए पर जो पड़े हुए लोग हैं या फिर जो गरीब लोग हैं उनके लिए शासन अच्छा नहीं होता है। उनमें कुलीनों का राज होता है, जिनको एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं। लोकतंत्र हम लोग देख चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे लोकतंत्र के प्रकार वगैरह के बारे में। ठीक, नेक्स्ट है आपका शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर। ठीक है, तो आखिर किसी राज्य में संविधान के हिसाब से शासन चल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद कहते हैं। और यदि संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैर संविधानवाद कहते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में तो भैया संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान जो है वो सर्वोच्च माना जाता है, उसमें जो कानून दिए हुए हैं, जो विधि दिए हुए हैं, उन्हीं के हिसाब से हमारा देश चलता है। और उसके बाद है आपका गैर संविधानवाद। तो बहुत सारे राज्य देश ऐसे भी हैं जिनमें संविधान है लेकिन संविधान के हिसाब से नहीं चलता है। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पे संविधान है ही नहीं। ठीक है भी तो लिखित संविधान नहीं है, ऐसा भी बहुत सारा देश है। तो संविधानवाद और गैर संविधानवाद यही होता है। अब हमारे देश की बात करें तो संविधानवाद तो है ही भैया, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन कभी कभार जो है गैर संविधानवाद भी जो है वो देखने में आता है। जैसे एक उदाहरण आपको दे सकता हूँ 1975 का, जब इंदिरा गांधी ने आपका एक तरह से संविधान का बलात्कार करके और जो है इमरजेंसी लगा दिया, ज़बरदस्ती इमरजेंसी थोप दिया गया और उस समय लोकतंत्र की
बस लोकतंत्र की ऐसी की तैसी कर दी गई। ना प्रेस की स्वतंत्रता थी, ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। जो सरकार चाहती थी अपने हिसाब से करती थी, नसबंदी कराए जो कराए, कि जिसको चाहे वो उसको जेल में डाल दे, सरकार के खिलाफ कोई लिख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, इस प्रकार का राज था। तो उस समय जो है गैर संविधानवाद कुछ समय के लिए हमारे देश पर प्रभावी हुआ था। ठीक है, भविष्य में ऐसा होने की संभावना नहीं है, यह एक प्रकार का अपवाद आप मान सकते हैं। नेक्स्ट है शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर। शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर तो पहला है आपका भीड़ तंत्र, दूसरा है धन तंत्र, तीसरा है आपका औसत तंत्र, चौथा है निरंकुश तंत्र और पांचवा है आपका गुण तंत्र या योग्यता तंत्र और उसके बाद है आपका वृद्ध तंत्र। तो इसको कहते हैं हम लोग मोबोक्रेसी। भीड़ मतलब जानते हैं मॉब लिंचिंग आजकल फेमस शब्द है, भीड़ तंत्र। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक प्रकार का शासन नहीं होता है, मतलब कोई भी सटीक व्यवस्था नहीं होती है शासन प्रणाली की। ठीक है, एक प्रकार की भीड़ के द्वारा जो है वो शासन चलाया जाता है। भीड़ तंत्र कहने का मतलब है कि कुछ खास विचारों के लोग जो हैं वही अपने हिसाब से शासन चलाते हैं, जो उनकी भावनाएं होती हैं उसके आधार पर शासन चलाते हैं, या फिर जो है आपका भावनाओं के आधार पर मतदान करते हैं। जैसे हमारे भारत में भी होता है, भीड़ तंत्र कह नहीं सकते, लोकतंत्र ही है, लेकिन भीड़ तंत्र के आधार पर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि चुनाव में क्या होता है, बहुत जगह होता है कि भाई हमारे धर्म का है, हमारी जाति का है, तो इसी को वोट दे दो, तो उसको क्या कहेंगे, भीड़ तंत्र ही कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे भीड़ तंत्र का मतलब है कि भाई भावनाओं में बह करके वोट दे देना, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करना, अपने जो हित हैं उनको न देखना। ठीक है, और बस भावनाओं में बह करके वोट दे देना। किसी ने दारू पिला दिया, किसी ने पैसे बांट दिए, तो बस चलो दे देते हैं उसी को वोट। ठीक है, तो ये हो गया आपका भीड़ तंत्र। दूसरा है आपका धन तंत्र। तो इसमें जो है वो कुछ धनी वर्ग के लोग जो होते हैं उन्हीं का शासन होता है, शासन में उन्हीं का वर्चस्व होता है। ठीक है, तो ऐसा भारत में है तो नहीं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कभी कभार आप देख सकते हैं कि धन तंत्र का भी जो है यहाँ पर उदाहरण देखने को मिल जाता है। आप चुनाव में देख लीजिए, आप अगर कोई गरीब आदमी है तो क्या वो चुनाव लड़ने की सोच सकता है? अगर वो गरीब आदमी है, गरीब से गरीब आदमी है, तो एक आध अपवाद को छोड़ दें तो क्या कोई गरीब आदमी जो हाशिए पर खड़ा है वो चुनाव लड़के और जीतने की सोच सकता है, एमपी बनने की सोच सकता है, एमएलए बनने की सोच सकता है? नहीं सोच सकता है। भारत में फिलहाल तो यही स्थिति है, नहीं सोच सकता। मेरे और आपके जैसा इंसान अगर चाहे तो नहीं सोच सकता, क्योंकि भाई करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, करोड़ों अरबों खर्च करने पड़ते हैं चुनाव लड़ने के लिए। जो है अभी शासन प्रणाली बनी हुई है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो भारत में धन तंत्र का भी उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद है औसत तंत्र। तो इसमें क्या होता है कि योग्यता के आधार पर चुनाव नहीं होता है, जो भी आपका चुनाव जीत गया वो आपका शासन चला सकता है। ठीक है, जैसे कोई भी औसत दर्जे का इंसान जो है वो शासन चला सकता है, अपनी योग्यता का कोई महत्व नहीं होता। अब जैसे राबड़ी देवी भाई पढ़ी लिखी तो थी नहीं, अनपढ़ थी, लेकिन मुख्यमंत्री बन गई बिहार की। तो क्यों बन गई भाई? तो धन तंत्र, भीड़ तंत्र, आपका ये जो है औसत तंत्र, इसके आधार पर बन गई। और किसके आधार पर बनी? योग्यता तो थी नहीं उसमें। तो आप कह सकते हैं कि औसत तंत्र का भी उदाहरण आपको मिल सकता है भारत के शासन प्रणाली में, मतलब लोकतंत्र में। नेक्स्ट है निरंकुश तंत्र। तो यह भारत में नहीं है, वही उदाहरण एक 1975 वाला दे सकते हैं जब निरंकुश हो गई थी सरकार। लेकिन इसके अलावा निरंकुश तंत्र का आपको उदाहरण भारत में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे दबाव होते हैं, बहुत सारे समूह होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, आपका विपक्ष होता है जिसका दबाव होता है सरकार के ऊपर, और सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। तो निरंकुश शासन व्यवस्था वो होती है जिसमें कि कोई एक व्यक्ति है जो कि अपने हिसाब से शासन चला रहा है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। जैसे आप चीन का उदाहरण ले सकते हैं, आपका शी जिनपिंग जो है आज के डेट में अपना चला रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं भाई। अमेरिका को भी
धमकी दे देते हैं, भारत से भी जो है सीमा विवाद कर लेते हैं, और उसके बाद हांगकांग को भी धमकाते हैं, ताइवान को भी धमकाते हैं, वियतनाम को भी धमकाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी धमकाते हैं, जिसको मन करता है उसको धमकाता है वो कमीना। तो चीन का जो आप शासन है उसको आप देख सकते हैं कि वो निरंकुश तंत्र के अंतर्गत अभी फिलहाल देख सकते हैं आप उसको। ठीक, नेक्स्ट है आपका गुण तंत्र या फिर योग्यता तंत्र। तो इसमें जो है आपको योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है। जो योग्य लोग हैं वही अपना योग्यता का प्रदर्शन करते हुए शासन चलाएंगे, और जो योग्य नहीं है वो शासन में नहीं आएगा। ठीक है, तो योग्यता तंत्र का भी उदाहरण आपको भारत में देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वृद्ध तंत्र। वृद्ध तंत्र में क्या होता है कि ऐसे कुछ देश हैं या राज्य हैं या फिर क्षेत्र हैं जहां पर माना जाता है कि भाई उम्र को ही अनुभव का आधार या फिर योग्यता का आधार माना जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि अधिकतर जो शासन चलाने वाले लोग होते हैं वो वृद्ध होते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है। तो वहां पर उसको हम लोग वृद्ध तंत्र कहते हैं, जेरेंटोक्रेसी इसको कहा जाता है। ठीक, अब भारत में भी आप वृद्ध तंत्र का उदाहरण दे सकते हैं। आप देख लीजिए, आप जितने भी भारत में ये भारत के राज्यों में मुख्यमंत्री हैं और आपके जो केंद्र में मंत्री हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, उनकी उम्र देख लीजिए, अधिकतर की उम्र आपको 60 से ऊपर ही मिलेगी। तो उनको क्या कहेंगे आप? वृद्ध ही कहेंगे ना, वृद्ध ही कहेंगे। हमारा 51 साल का एक युवा नेता है, वो भी अपने आप को युवा नेता कहता है, लेकिन 51 साल का है, शादी वादी भी नहीं हुई है, नाम नहीं लूँगा, जो भी है, तो उसको क्या कहेंगे? वृद्ध तंत्र ही कहेंगे। मोदी जी भी अपने आप को क्या कहते हैं? युवा नेता कहते हैं, लेकिन हैं कितने के? 60 के ऊपर के। तो वृद्ध तंत्र ही है। हमारे नीतीश कुमार जो बिहार के हैं वो भी जो है आपके वृद्ध ही कहे जाएंगे, और क्या कहे जाएंगे। दुनिया के सभी देशों की औसत उम्र नेताओं की देख लें तो जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनकी उम्र है आपकी 45 से 50 साल, और भारत में जो है अगर आप देख लें तो 65 साल एवरेज आएगा। तो इसको हम लोग वृद्ध तंत्र भी कह सकते हैं कि इसका उदाहरण भी हमारे देश में मिलता है। नेक्स्ट है आपका केंद्रों और प्रांतों के संबंधों के आधार पर। तो यहाँ पर है आपका 3, एक है परिसंघात्मक, दूसरा है संघात्मक और तीसरा है एकात्मक। ठीक, तो आपका परिसंघात्मक जो होता है इसको हम लोग कह सकते हैं अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रांत जो हैं वो किसी कानून के आधार पर या फिर समझौते के आधार पर जो है एक साथ मिल करके, ठीक है, और एक संगठन बना लेते हैं और उसी के हिसाब से शासन चलता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, परिसंघात्मक और संघात्मक दोनों एक ही प्रकार का होता है, जिसमें कि विभिन्न प्रांत मिलकर के समझौतों के आधार पर या फिर विभिन्न शर्तों और नियमों के आधार पर जो है एक संगठन बना लेते हैं और उसमें काम करते हैं। ठीक है, शासन चलाते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है कि परिसंघात्मक में जो होता है उसमें प्रांतों को संगठन से अलग होने की शक्ति होती है। जैसे कि आपका उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यूएसएसआर जो कि आपका संयुक्त रसिया जो था, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो भी प्रांत थे उसके उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बाकी सब जो थे वो 90 के दशक में अलग हो गए उससे। ठीक है, और सब पहले क्या था, आपका संयुक्त रूप से थे। तो वहाँ पर आप उदाहरण दे सकते हैं परिसंघात्मक का। इसमें क्या होता है कि जो आपके प्रांत होते हैं उनको संगठन से अलग होने का अधिकार होता है, और जब वो अलग हो जाते हैं तो संगठन भी नहीं रह जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है, इसको परिसंघात्मक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अविनाशी प्रांतों का, अविनाशी राज्यों का विनाशकारी संगठन। ठीक है, विनाशी संगठन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका संघात्मक। तो संघात्मक में भी सेम टू सेम होता है, बहुत सारे प्रांत मिलकर के एक आपका बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रांतों को संगठन से अलग होने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए प्रांत भी बचे हुए रहते हैं और संगठन भी आपका बना हुआ रहता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं अविनाशी प्रांतों का या फिर अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। ठीक है, तो ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। क्यों? क्योंकि राज्यों को जो है संघ से मतलब या संगठन से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसमें आप भारत को भी उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि भारत में क्या है, बहुत सारे राज्य हैं, एक केंद्र है और बहुत सारे राज्य हैं। लेकिन क्या कोई राज्य अपनी मर्जी से भारत से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, भारत भी बना रहेगा और वो राज्य भी बने हुए रहेंगे। तो इसमें क्या हो गया, संघात्मक हो गया। ठीक है, अब जो है आपका देख सकते हैं
कि परिसंघात्मक शासन प्रणाली जो होती है या फिर संघात्मक प्रणाली जो होती है उसकी विशेषता क्या होती है। तो राज्यों या प्रांतों का जो है वो अत्यधिक महत्व होता है इसमें, राज्यों या प्रांतों का वो है अधिक महत्व होता है, ठीक है, क्योंकि एक समझौते, एक नियम, कुछ शर्तों के आधार पर जो है वो संगठन बने हुए होते हैं, ठीक है। तो प्रांतों को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है राज्यों और केंद्र के बीच जो है शक्तियों का स्पष्ट वितरण होता है। परिसंघात्मक में भी और संघात्मक में भी जो है शक्तियों का स्पष्ट वितरण होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी जो आपकी 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र के लिए अलग लिस्ट है और राज्यों के लिए अलग लिस्ट है और एक समवर्ती सूची है, ठीक। लेकिन समवर्ती सूची जो होती है उसमें अगर राज्य भी कानून बनाए और केंद्र भी कानून बनाए तो क्या होता है, केंद्र की प्राथमिकता, केंद्र के जो कानून होते हैं उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो स्पष्ट वितरण होता है कि हाँ भाई शिक्षा कुछ जो कानून है वो राज्य सरकारें बना सकती है, कुछ जो कानून है वो केंद्र सरकार बना सकता है और कुछ जो कानून है वो दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों बनाते हैं और कुछ विवाद होता है तो केंद्र का जो कानून है वो वरीय माना जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होता है कि संविधान की इसमें सर्वोच्चता होती है, ठीक है, क्योंकि एक संविधान होना जरूरी है। बहुत सारे प्रांत मिलकर के और केंद्र एक संगठन बना रहे हैं तो फिर संविधान की सर्वोच्चता होना जरूरी है, जिसके आधार पर जो कानून बने हैं उसी के आधार पर शासन व्यवस्था को चलाया जाए। इसके अलावा एक और विशेषता होती है परिसंघात्मक और संघात्मक शासन की कि इसमें जो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। न्यायपालिका अगर सर्वोच्च नहीं होगा तो प्रांतों और जो केंद्र के बीच में जो विवाद होगा उसका कौन निर्णय करेगा, कोई नहीं होगा निर्णय करने वाला, तो इसलिए वो भी एक जरूरी होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं परिसंघात्मक व्यवस्था के और संघात्मक व्यवस्था के लाभ क्या क्या होते हैं। तो लाभ में आप कह सकते हैं कि अगर कोई राज्य जो है वो उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और उसमें विविधता बहुत ज़्यादा है, तो उस समय जो है परिसंघात्मक या संघात्मक शासन जो है वो अच्छा होता है, काम करता है, ठीक है, क्योंकि प्रांतों की अलग सरकारें होती हैं, केंद्र की अलग सरकार होती है और दोनों मिलकर के शासन व्यवस्था चलाते हैं। तो विविधता को आप जो है उसमें प्रतिनिधित्व दे सकते हैं, ठीक है, ये शब्द अच्छा होगा, विविधता को प्रतिनिधित्व उसमें मिल सकता है। तो ये सबसे पहला लाभ होता है। दूसरा लाभ आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वायत्तता दोनों एक साथ आपको मिल सकता है। मतलब राष्ट्रीय एकता की भावना तो होगी ही होगी, ठीक है, क्योंकि सब लोग कहाँ जाकर के जुड़े हैं, एक केंद्र से जाकर के जुड़े हुए हैं। प्रांत अलग अलग हैं लेकिन कहाँ जाकर के जुड़े हुए हैं, एक केंद्र से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो वहाँ पे राष्ट्रीय एकता की भावना भी होगी और प्रांत जो है वो अपना अपना कानून अलग से बना सकते हैं, अपना अपना फैसला अलग से ले सकते हैं। तो उनमें क्या होगा कि स्वायत्तता की भी भावना होगी, मतलब प्रांतीय स्वायत्तता की भी भावना होगी और राष्ट्रीय एकता की भी भावना होगी। तो ये लाभ है उसका। उसके बाद आप देख सकते हैं कि केंद्रीय सरकार को जो है, जो केंद्र की सरकार है उसको छोटे छोटे दायित्वों से मुक्ति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि प्रांत की सरकारें भी जो है वो भी अपना शासन चलाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे दायित्व होते हैं, अस्पताल बनाना है, कहीं पर आपको स्कूल बनाना है, तो ये सब जो है राज्य की सरकारें कर लेती है। कहीं पर नल खुदवाना है, कुआं खुदवाना है, सिंचाई की व्यवस्था करनी है, तो ये सब जो काम है वो राज्य सरकारों से भी बट जाते हैं। तो केंद्र सरकार को जो है मौका मिल जाता है कि भाई अपना केंद्रीय स्तर का जो भी आपका चुनौती है या फिर जो भी फैसला है वो करे, ठीक। उसके अलावा फायदा क्या होता है कि राजनीतिक प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे मोदी जी करते हैं, आज के डेट में करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जो है वो आप देख सकते हैं कल या परसों ही प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए एक क्या बोलते हैं योजना लाई है, ठीक है, जिसके तहत उनके लिए कुछ आवंटन किया गया है, धन का आवंटन किया गया है और उनको जो है अपने ही जिले में रोजगार दिया जाएगा कुछ निश्चित दिनों तक, ठीक। तो उनके लिए जो योजना लाए हैं तो 6 राज्यों में सबसे पहले वो लागू हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं, अगर 6 राज्यों में वो जो है अगर सफल होता है तब फिर उसको और राज्यों में लेकर जाएंगे, अगर असफल हो जाता है तो फिर उसको छोड़ देंगे। तो ये एक प्रयोग करने का जो आपका है बड़ा अच्छा एक मौका होता है। इस
आपका संघात्मक या फिर परिसंघात्मक में कि आप जो है कुछ योजना ला रहे हैं, कुछ फैसला ले रहे हैं, तो कुछ क्षेत्रों में लागू कर दीजिए, कुछ प्रांतों में लागू कर दीजिए। अगर वहाँ पर सफल होता है तो वेल एंड गुड, पूरे देश में लागू कर देंगे। अगर सफल नहीं होता है तो उसको छोड़ देंगे, उसमें सुधार करके दूसरी योजना लाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक लाभ होता है। लेकिन इसमें जो है परिसंघात्मक और संघात्मक में कुछ हानियाँ भी होती हैं जिनके बारे में देखना जरूरी है कि भाई केंद्र सरकार का चुनाव अलग होगा, राज्य सरकार का चुनाव अलग होगा, तो उसमें क्या होगा, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके अलावा केंद्र के लिए मंत्री परिषद अलग होगी, राज्यों के लिए मंत्री परिषद अलग होगी, केंद्र के लिए विधायिका अलग होगी, राज्यों के लिए विधायिका अलग होगी, प्रांतों के लिए विधायिका अलग होगी, तो सबका जो है खर्चा बड़ा पड़ जाता है। तो ये एक समस्या जरूर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अधिकार क्षेत्र को लेकर के विवाद हो सकते हैं। अब जैसे केंद्र जो है वो राज्यों को आर्थिक आवंटन करती है, तो बहुत सारे राज्य बोलते हैं कि भाई हमको पैसा नहीं मिला, तो हमको पैसा नहीं मिला, ये सब विवाद हो सकता है। कुछ जो है वो प्रांतों के बीच में विवाद हो सकता है, नदी जल को लेकर के बंटवारा विवाद हो सकता है, कुछ क्षेत्र को लेकर के विवाद हो सकता है। जैसे आप कावेरी नदी विवाद जो है वो बड़ा फेमस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विवाद हैं जो कि प्रांतों के बीच में होते रहते हैं, प्रांतों और केंद्र सरकार के बीच में होते रहते हैं। खास करके वित्तीय आवंटन को लेकर के जो है तो वो आपका बराबर मतभेद चलता रहता है। ममता दीदी और मोदी जी दोनों जो है उसमें बराबर चलते रहता है। आपका जो मोदी जी हैं और केजरीवाल जी हैं वो भी आपस में हमेशा जो है वो चलता रहता है, राम श्याम जो भी है, तो ये सब होता रहता है। फिर आपका राजनीतिक गतिरोध, अगर प्रांतों में किसी और दल की सरकार हो और राज्य में किसी और दल की सरकार हो तो भैया दोनों में जो है गतिरोध तो होता ही रहता है। आप महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, बंगाल में देख सकते हैं, दिल्ली में देख सकते हैं, आप अन्य राज्यों में देख सकते हैं, केरल में देख सकते हैं कि भाई प्रांतों में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकार है, तो भाई दिक्कत तो होती ही रहती है, ठीक। उसके अलावा आप जो है देख सकते हैं कि सहयोगी प्रांत जो हैं उनका अधिक विकास होता है। बहुत मामले में ऐसा होता है कि भाई केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है, तो भाई कांग्रेस वाले अपने जो शासन के राज्य हैं उनको बड़ा अच्छा देखते हैं और दूसरे दल के जो शासन वाले हैं, सरकार है, दूसरे दलों की सरकार है जहाँ पे है वहाँ पर भैया फंड देरी से दिए या फिर कुछ रुकावट डाल दिए। भाई अपने हाथ में शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं और ऐसा होता भी है व्यवहारिक तौर पर। तो ये कुछ हानियाँ भी हैं परिसंघात्मक या संघात्मक में। अब हम लोग देख लेते हैं एकात्मक शासन प्रणाली। इसमें क्या होता है कि आपका जो छोटे छोटे प्रांत जहाँ पर होते हैं या फिर छोटा जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ये शासन प्रणाली काम आती है, जहाँ पर एक ही शासन व्यवस्था होती है, केंद्रीय शासन व्यवस्था, ठीक है। और वहाँ पर ये चूँकि छोटा क्षेत्र होता है, विविधता कम होती है, तो वहाँ पर ये सफल हो सकती है। जैसे इंग्लैंड में ये प्रणाली जो है वो सफलता से चल रही है। और इसके भी कुछ लाभ है, कुछ हानियाँ। लाभ में अगर हम देखें तो कि जो आपका केंद्र है और जो प्रांत है उसमें कोई भी समानांतर ढांचा नहीं होता है, मतलब केवल एक सरकार होती है। भाई प्रांतों में अलग से कोई राज्य सरकारें नहीं हैं या फिर वो नहीं है, तो उसमें जो है टकराव की स्थिति नहीं होती है, जो आपका खर्च है वो भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब फायदे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि शासन कार्य में जो है वो सुगमता होती है। भाई एक ही आदमी को, एक ही सरकार को फैसला लेना है तो शासन मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है आपका कोई विवाद का कारण नहीं होता है। भाई प्रांत में अलग सरकार है ही नहीं तो विवाद किस बात का होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो होती है वो सुरक्षित होती है, क्योंकि भाई एक ही आदमी को लेना है, वही आपको पता है कि वही आपका सरकार है और वही माई बाप है, तो आप राष्ट्रीय एकता तो की भावना तो प्रबल होगी ही, ठीक है। अब इसकी कुछ हानियां देख लेते हैं। तो चूंकि आपका जो शासक है, जो सरकार में बैठा है, वो कहीं अपने राजधानी में बैठा है और आप दूर प्रांत के कोई आम जनता हो तो उससे और आपके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत अधिक हो जाती है। अब मान लिया कि दिल्ली में मोदी जी बैठे हुए हैं और राज्य में, हमारे बिहार राज्य में कोई सरकार नहीं होती, तो हमारे और मोदी जी के बीच में डिस्टेंस कितना होता, मतलब कि जो हम सोचते हैं या फिर जो हमारा हित है वो मोदी जी तक क्या सही टाइम पर पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो ये हानि होती है कि
साधारण इंसान से सरकार की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि चूंकि ये दूरी बढ़ जाती है, इसलिए कई बार जो सरकार फैसले लेती है वह आम जनता के हित में नहीं होती है, तो यह भी एक नुकसान होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो सरकार है और जो आम जनता है उसके बीच में कौन होता है? अधिकारी होता है। ऐसे एकात्मक शासन प्रणाली में जनता और सरकार के बीच में कौन होगा? अधिकारी होगा। तो वो अधिकारी क्या होगा? निरंकुश हो सकता है भैया, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है भैया, और ऐसे में लाल फीताशाही जो होता है, जिसको हम लोग रेड टेपिज्म कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यह भी जो है एक प्रकार की हानि है। नेक्स्ट है आपका विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। ठीक है, तो यह है एक आपका संसदीय प्रणाली और दूसरा है अध्यक्षीय प्रणाली। ठीक, तो संसदीय प्रणाली जो होती है उसमें जो है जनता अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजती है। जैसा आपका भारत में है, जनता जो है वो अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजी, और जो बहुमत जिस दल को प्राप्त होता है वो दल जो है अपना एक नेता चुन लेती है, और वही जो है आपके कार्यपालिका के प्रमुख हो जाते हैं। ठीक है, शासन चलाते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, और दूसरा जो है वो अध्यक्षीय प्रणाली होता है, जैसा कि आपका अमेरिका में है। तो उसमें क्या होता है कि एक निर्वाचक मंडल या फिर जनता के पसंद से राष्ट्रपति अलग से चुने जाते हैं, विधायिका जो है वो अलग से चुनी जाती है। ठीक है, और जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वही आपका न्यायपालिका के जो लोग होते हैं उनका भी चयन करते हैं, जिसमें कि उनको विधायिका या फिर सीनेट जो है उसकी मंजूरी आवश्यक होती है। ठीक है, अब संसदीय प्रणाली की भी कुछ लाभ और हानि है, और अध्यक्षीय प्रणाली के भी कुछ लाभ और हानि है। संसदीय प्रणाली में आप देख सकते हैं कि जनता से सीधा जुड़ाव होता है, क्योंकि जो लोग चुन करके जाते हैं वो क्या होते हैं? जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो जनता से सीधा जुड़ाव होता है। दूसरा चीज़ होता है कि उन पर जो है विपक्ष का दबाव होता है, जनता का दबाव होता है। भैया अगर लोकसभा में बहुमत खो दिया तो बस सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो इसलिए उन पर दबाव होता है, तो वो निरंकुश नहीं हो सकते हैं, जनता के खिलाफ में जो है वो अप्रिय फैसला नहीं ले सकते हैं, अपना खुद का जो है वो मर्जी थोप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये संसदीय शासन प्रणाली की खूबी होती है। उसके अलावा जो होता है आपका विधायिका में से ही जो है आपके जो कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो चुने जाते हैं इसमें। तो यह एक विशेषता होती है इसकी, इसका भी अलग से लाभ है। ठीक है, अध्यक्षीय प्रणाली का देखें तो अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो अलग से चुने जाते हैं जनता के द्वारा या फिर निर्वाचक मंडल के द्वारा, विधायिका अलग से चुनी जाती है। ठीक है, तो जो आपके राष्ट्रपति हैं वो एक प्रकार से अस्थायी होते हैं। ठीक है, मतलब कि उनका कार्यकाल 5 साल का है, तो भैया 5 साल रहेंगे ही रहेंगे, उनको कोई हटा नहीं सकता। सामान्य परिस्थिति में कोई हटा नहीं सकता है, भले ही महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। ठीक है, तो एक प्रकार से वो जो सरकार होती है वो अस्थायी सरकार होती है, तो ये एक लाभ होता है अध्यक्षीय प्रणाली का। जबकि संसदीय प्रणाली में क्या होता है, सरकार अस्थायी नहीं होती है, जैसे ही वो बहुमत खो देती है वैसे ही जो है आपका शासन खत्म हो जाता है उसका, और लोकसभा जो है वो भंग हो जाता है। ठीक, तो इससे जो है कभी कभार क्या होता है कि शासन करने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद जो है जो भी सरकारें बनी वो गठबंधन की सरकारें थी और बहुत दिनों तक टिक नहीं पाई। तुरंत आपके नरसिम्हा राव बन रहे हैं, तुरंत आपके देवगौड़ा बन रहे हैं, तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी बन रहे हैं, तुरंत कोई और बन रहा है, वीपी सिंह बन रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है शासन प्रणाली अस्थायी नहीं होने से जो बड़े फैसले लेने होते हैं वो ढंग से नहीं लिए जा पाते हैं। ठीक है, तो यह एक संसदीय प्रणाली में हानि होती है, जो कि अध्यक्षीय प्रणाली की खूबी होती है कि वहाँ पर जो है सरकारें अस्थायी होती हैं। दूसरा संसदीय प्रणाली का खूबी क्या होता है कि वहाँ पर जो है जरूरी नहीं होता है कि मंत्रिमंडल के लोग जो है वो विधायिका में से ही चुने जाएं। ठीक है, तो वो जो है जैसे मान लिया अंतरिक्ष क्षेत्र में कोई बहुत फेमस साइंटिस्ट है तो उसको जो है अंतरिक्ष विभाग में चुन दिए या फिर विज्ञान मंत्रालय के लिए चुन लिए। ठीक है, कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है तो उसको जो है वित्त मंत्री बना दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से योग्यता के आधार पर जो है वो अपने मंत्रिपरिषद का चयन कर सकते हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं।
क्योंकि वहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है। ठीक, तो ये बड़ा फायदा होता है। यहाँ पर क्या है कि भाई वोट के आधार पर चुना जाता है। जो ज़्यादा वोट लेकर के आया है, जो ज़्यादा सांसद लेकर के आया है, उसी को भैया मंत्री बनाना है। अब रामविलास पासवान जो हैं वो 75 के ऊपर के हैं, कोई काम व धाम कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि वो आपको MP दिए हैं और आपके साथ गठबंधन में है, तो भैया उनको कोई ना कोई मंत्रालय ज़रूर देना ही देना है। तो ये जो है योग्यता के आधार पर नहीं होता है, यहाँ पर जो है मतलब देना ही देना है। तो बस अब गिरिराज सिंह है या फिर कोई और मंत्री है, तो भैया योग्य हो या ना हो, लेकिन उनको देना ही देना है मंत्री पद, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे, अपने MP लेकर के चले जाएंगे, हमारा वोट कट जाएगा अगले चुनाव में। ठीक, तो ये सब प्रॉब्लम जो है संसदीय प्रणाली में होती है। ठीक है, संसदीय प्रणाली के लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं। तो हम लोगों ने कुछ देखा यहाँ पर, लाभ और हानि दोनों देखा। ठीक है, आगे इसके बारे में और भी विस्तार में पढ़ेंगे, संसदीय प्रणाली के बारे में, अध्यक्षीय प्रणाली के बारे में। ठीक है, और जो अन्य देशों में जिस प्रकार की शासन प्रणाली है उसके बारे में भी देखेंगे। कुछ जो राजनीतिक दर्शन हैं उनके बारे में भी देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि थियोक्रेसी क्या होती है, हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि भैया आपका ये कुलीन तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो आपका क्या बोलते हैं माओवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे लेकिन आगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको राज व्यवस्था का परिचय जो है वो पसंद आएगा और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और जाते जाते एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा मदद ज़रूर कीजिए। मैं आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा मदद तो ज़रूर करना चाहिए। चैनल नया है, थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी बातों को मेरे सामने रखिए कमेंट्स के माध्यम से, तो थोड़ा मज़ा आता है। आपस में जो है हम लोग बातचीत करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। आप लोगों को जोड़ते रहेंगे तो थोड़ा मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के मैं आता रहूँगा। थोड़ा लाइक ज़्यादा रहता है, थोड़ा सब्सक्राइब ज़्यादा रहता है। देखते अगर डाटा देखते हैं कि भैया हाँ इतना और लोगों ने देख लिया, तो क्या होता है मोटिवेशन मिलता है कि भाई और काम करना है, और काम करना है। ठीक, तो वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। डाटा मेरे पास आ रहा है कि आप लोग पूरा वीडियो देख नहीं रहे हैं, कुछ लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी ईमानदारी पर छोड़ता हूँ। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं चंद्रवर्धन स्वागत करता हूँ आपका अध्ययन इंफोटेनमेंट में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की